Hello dear students, a very warm welcome to all of you on my channel Prep Tab। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग। सो विल रिवाइज एवरीथिंग जो भी आपके नीट में आता है फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग। क्लियर? सो टेक योर पेन एंड पेपर, यू आर गोइंग टू सॉल्व इट विद मी एंड लेट्स सी द क्वेश्चंस नाउ। Okay, so our first question is that we are given magnesium reacts with an element X, okay, to form an ionic compound if the ground state electronic configuration of X is 1s2, 2s2, 2p3. The simplest formula of this compound is very simple question dear students. It has been asked in 2018. So सोचो कितना सिंपल क्वेश्चन है। पहली बात तो आयनिक बॉन्ड तभी बनता है जब एक मेटल नॉन मेटल के साथ कंबाइन करता है, राइट? जनरली उसके लिए यू नीड अ मेटल एंड नॉन मेटल ताकि केटायन और एनायन बन सके। ओके, सो मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है? 2। अगर मुझे x की वैलेंसी पता चल जाए तो हम फॉर्मूला बना लेंगे। उसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है 1s2, 2s2, 2p3। कॉन्फ़िगरेशन में दिस इज योर वैलेंस शेल, दिस इज योर वैलेंस शेल, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है? सेकेंड शेल में, या आउटर मोस्ट शेल है, राइट? सेकेंड शेल। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 + 3 दैट इज 5। सो x में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो यू कैन फाइंड आउट द वैलेंसी दैट ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 3। so its valency is 3, 8 minus number of valence electrons, तो इसकी valency है 3। now just cross multiply it, so you'll get Mg3x2। very simple, right? so जो सही आंसर है that is option 4। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In the structure of ClF3, the number of lone pairs of electron on central atoms chlorine is। सी सिंपल सा क्वेश्चन है, लोन पेयर पूछा है और आपको एक कंपाउंड दिया, दैट मीन्स आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है और उसमें चेक करना है कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड, राइट? हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, दैट इज कि आप एक फॉर्मूला लगा सकते हो हाइब्रिडाइजेशन के लिए। इट इज हाफ इंटू the valence electron on central atom प्लस नंबर ऑफ मोनोअटोमिक स्पीशीज जो भी सेंट्रल एटम के साथ लगी हुई हैं, प्लस चार्ज है अगर इस मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज है तो वो अनायन, माइनस अगर कैटायन है तो वो चार्ज आप माइनस करोगे, ठीक है? V इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। तो जैसे यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोरीन जो है वो फ्लोरीन हेलोजन फैमिली को बिलोंग करता है, तो इसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हो गया आपका V, दिस इज योर V। M इज द नंबर ऑफ मोनोअटोमिक सराउंडिंग एटम, मोनोअटोमिक होने चाहिए। तो सराउंडिंग एटम, जैसे सराउंडिंग एटम क्या क्या हो सकते हैं? लेट्स राइट इट ओवर हियर। सराउंडिंग एटम क्या क्या हो सकते हैं? इट कैन बी फ्लोरीन, it can be chlorine, it can be hydrogen. All of them, they are monoatomic, right? They'll only form one bond, each of them will form only one bond and that bond will be a sigma bond। अगर एक ही बॉन्ड बना रहा है तो वो सिग्मा ही होगा। लेकिन जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, ये कैसे है? ये है डायटोमिक, ये डायटोमिक सराउंडिंग एटम्स हैं, मतलब ये जनरली आपके सेंट्रल एटम के साथ 2 बॉन्ड बनाएंगे। तो अगर 2 बॉन्ड बनाएंगे, इसमें से सिग्मा कितने होंगे, पाई कितने होंगे? सोचो थोड़ा। इसमें जब भी कोई एटम किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है तो एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, सही है? ठीक है, तो आपको यहाँ पे कौन सा लेना है? सिर्फ मोनो अटोमिक को काउंट करना है। अगर डायटोमिक आ जाए तो आप उसको काउंट नहीं करोगे। गॉट इट? देन व्हाट इज दिस ए मैंने अभी बताया, अगर पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप उसको इसमें ऐड करोगे। और अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज आया मतलब उतने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो गया, तो उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है? ओके, अब इससे आपको क्या मिलेगा? इससे आपको मिलेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। ये आपको देगा, लेट्स राइट इट ओवर हियर, दिस इज गोइंग टू गिव यू टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। फाइन, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब कितने पेयर्स आपके पास अवेलेबल हैं टू फॉर्म
फॉर हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, मतलब अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आपके से 2 हैं तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp, अगर 3 है तो हो गई sp2, 4 है तो sp3 एंड सो ऑन। मतलब उतने ऑर्बिटल की आपको जरूरत है इलेक्ट्रॉन पेयर रखने के लिए। 2 है तो 2 ऑर्बिटल की जरूरत है, एक s एक p। 3 है तो 3 की जरूरत है, एक s और 2 p। फाइन, ऐसे 5 हुआ तो sp3d, 6 तो sp3d2। तो इस तरह से आप टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल लोगे तो आपको हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगी। चलो इसके लिए करते हैं अभी ClF3। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहा है हमारा हाफ इनटू, क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन तीनों मोनोएटॉमिक है तो +3 कर दूंगी क्योंकि नंबर ऑफ मोनोएटॉमिक एटम कितने, 3। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, सो बस यही खत्म। तो दिस इज 10/2 दैट इज 5। तो हाइब्रिडाइजेशन इससे मुझे पता चली इट इज sp3d। अब क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन पे नहीं है, क्वेश्चन है इसमें लोन पेयर कितने और सिग्मा बॉन्ड कितने। पहले इससे जुड़ी हुई सारी बातें सुन लेते हैं कि sp3d है तो ज्योमेट्री क्या होगी, इट विल बी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, TBP, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ये एक इरेगुलर ज्योमेट्री होती है जिसमें कि सेंट्रल एटम, जो भी सेंट्रल एटम है उसके अराउंड पहले तो एक ट्राइंगुलर प्लेन होता है एंड ऑन टॉप ऑफ इट एक बॉन्ड है, दूसरा नीचे की तरफ है, राइट। तो इसमें 2 अलग अलग टाइप के एंगल्स हैं, एक है 120 डिग्री और इधर से ये है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये है आपकी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री, right? So this is your trigonal bipyramidal geometry. If you can see it over here, यहाँ पे क्या है आपके पास, ये आपका सेंट्रल एटम है, ये आपके सराउंडिंग एटम्स है। ठीक है, तो देखो ये 3 सराउंडिंग एटम्स, ये 3 सराउंडिंग एटम्स क्या कर रहे हैं, एक ट्राइंगल बना रहे हैं अराउंड द सेंट्रल एटम। ठीक है, ये एक ट्राइंगल की तरह दिख रहा है, राइट। अब ये जो दोनों बॉन्ड है ये इसके परपेंडिकुलर है, सभी बॉन्ड्स के, जो भी ये ट्राइंगल बना रहे हैं, प्लेन बना रहे हैं, उनके लिए ये दोनों बॉन्ड 90 डिग्री पे हैं फॉर ऑल द बॉन्ड्स। चाहे आप इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखो, इसके रिस्पेक्ट में देखो 90 डिग्री 90 डिग्री, ऐसे ही आप इसके रिस्पेक्ट में देखो 90 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, तो ये सब 2 तरह के एंगल्स हैं यहाँ पे, एक तो 120 डिग्री जो कि ट्राइंगल के बॉन्ड्स के बीच में, और दूसरा है 90 डिग्री। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि हम ये सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड है ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो ये, दैट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आप देख रहे हो ये सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं या फिर लोन पेयर रखते हैं। ठीक है, या तो इससे सिग्मा बॉन्ड बनेगा यानी कि हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, या फिर इसमें लोन पेयर रखा जाएगा, ये कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाते। गॉट इट, तो कभी पाई बॉन्ड ये नहीं बनाएंगे। यानी कि अगर जैसे यहाँ पे फ्लोरीन है, कितने फ्लोरीन है, 3, तो हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आए 5, इसमें से 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं फ्लोरीन ने, इसमें से 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया फ्लोरीन ने, क्योंकि फ्लोरीन को बॉन्ड करने के लिए कुछ चाहिए, तो उसने क्लोरीन के साथ कैसे बॉन्ड बनाया, सिग्मा बॉन्ड। तो 3 यहां चले गए, बचे कितने, 2, दैट मीन्स 2 लोन पेयर्स हैं। तो जितने भी आपके टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आते हैं उसमें से आप पहले देखो कि अच्छा इसमें से सिग्मा बॉन्ड कितने बनेंगे, वो हटा दो, बाकी के बचे लोन पेयर है। तो इसका मतलब इस ClF3 में लोन पेयर कितने हैं, 2 लोन पेयर्स हैं। अच्छा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री है एज पर हाइब्रिडाइजेशन, बट क्योंकि अब इसमें लोन पेयर है तो इसकी शेप ट्राइगोनल बाय पिरामिडल नहीं होगी, इसकी शेप ट्राइगोनल बाय पिरामिडल नहीं होगी। अब क्या हुआ है, ये आपकी sp3d हाइब्रिडाइजेशन थी, राइट, sp3d हाइब्रिडाइजेशन थी, इसमें से 2 पोजीशंस पे क्या आ गए, लोन पेयर, और बाकी के 3 क्या है, सिग्मा बॉन्ड, बाकी के 3 क्या है, सिग्मा बॉन्ड। तो जब आप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखते हो तो आपको लोन पेयर नहीं दिखते, तो आपको ये किस तरह का दिख रहा है, टी शेप, टी शेप, आपको लोन पेयर नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो ये टी शेप हो गई अब इसकी, गॉट इट। सो दैट शुड बी योर आंसर अगर आपने स्ट्रक्चर पूछा होता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द स्पीशी हैविंग बॉन्ड एंगल 120 डिग्री इज। अब ये एक चीज बहुत ही सिंपल सी है, अगेन क्वेश्चन ऑन हाइब्रिडाइजेशन 2017 में आया था कि अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ज्योमेट्री कैसी होती है, ये आपका सेंट्रल एटम लीनियर और एंगल होता है 180 डिग्री लीनियर। और अगर sp2 होती है तो ये सेंट्रल एटम आपकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर और बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। तो अगर 120 डिग्री एंगल चाहिए, मुझे देखना है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन किस में है। ठीक है, ऐसी एक चीज और रिवाइज कर लो, sp3 है तो आपकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल होगा 109.5 डिग्री, राइट। चलो अब जल्दी से देखते हैं ClF3, ये तो हम अभी देखे, इट इज sp3d। ओके, NCl3 वैसे एक चीज आपको याद रखनी चाहिए कि अमोनिया जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, पिरामिडल शेप होती है इसकी। तो सेम NCl3 और NH3 आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब इसमें जो अगर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखोगे वो तो वो बराबर है ना, क्योंकि नाइट्रोजन तो दोनों में सेम है सेंट्रल एटम। क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है 1, तो वो एक ही बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन से। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है 1, तो वो भी एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो दोनों ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, यानी कि दोनों का स्ट्रक्चर सेम होगा। तो अगर ये sp3 है तो ये भी sp3 है। आप याद रख सकते हो अमोनिया sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। नहीं तो आप कैलकुलेट कर लो। ओके, NCl3, अब हाइब्रिडाइजेशन निकालते चलो, हाफ। व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने मोनोएटॉमिक एटम है आपके पास, 3। क्लोरीन मोनोएटॉमिक है तो 3, कोई चार्ज नहीं है, तो 8/2 दैट इज 4, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3। तो 120 डिग्री एंगल तो भूल जाओ। ठीक है, BCl3 यार, हाफ। बोरॉन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3। क्लोरीन मोनोएटॉमिक है तो दिस इज ऑल्सो 3, तो 6/2 दैट इज 3, यानी कि दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये है आपकी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री जिसमें बॉन्ड एंगल बोरॉन और क्लोरीन के बीच में कितना होगा 120 डिग्री। तो ये आपका सही आंसर है। ठीक है, PH3 फॉस्फीन होता है। ठीक है, लाइक अमोनिया उसी के फैमिली का पार्ट है फॉस्फीन। बस एक चीज याद रखना, फॉस्फीन में कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है। फॉस्फीन में फॉस्फोरस हाइब्रिडाइज नहीं करता। ड्रैगोज रूल, यू कैन स्टडी इट, ड्रैगोज रूल। ठीक है, ड्रैगो रूल हैज एक्सप्लेन्ड कि फॉस्फीन में हाइब्रिडाइजेशन क्यों नहीं होती है। तो ये जो एंगल है बिटवीन PH bond, this is 90 degree, this is 90 degree, close to 90 degree। ठीक है, so they do not participate in hybridization, तो इसमें भी एंगल 120 डिग्री नहीं होता। ओके, चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्सिमम बॉन्ड एंगल एट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो, एक तो आपने बॉन्ड एंगल देखा कि हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो, उससे पता चल जाएगा बॉन्ड एंगल कितना है। लेकिन उसमें आपने एक चीज ऑब्जर्व की, वो ये थी कि यार अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है तो बॉन्ड एंगल आ रहा है 180, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो बॉन्ड एंगल आ रहा है 120, और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो बॉन्ड एंगल आ रहा है 109.5 डिग्री। यानी कि अगर हम परसेंटेज एस करेक्टर देखें, परसेंटेज एस करेक्टर, तो यहाँ कितना है, एक s है एक p है तो 50%। यहाँ देखें 3 ऑर्बिटल्स हैं, उसमें से एक ही s है तो 1/3 हो गया ऑफ 100, 33.3%। सिमिलरली sp3 4 ऑर्बिटल्स हैं तो 1/4 पोर्शन है s करेक्टर का, तो 25%। तो जैसे जैसे s करेक्टर घट रहा है वैसे वैसे आपकी हाइब्रिडाइजेशन, वैसे वैसे आपका बॉन्ड एंगल भी घट रहा है। तो एक चीज यहां से कंक्लूड कर सकते हैं दैट परसेंटेज s करेक्टर जितना ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा। ठीक है, अब इसको याद रख सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप सबकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देख लो। चलो लेट्स डू दैट। NO2 माइनस, अब ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर निकालते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हाफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के 5। अब देखने वाली चीज ये है यार, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कैसा सराउंडिंग एटम है, डायटोमिक। तो क्या यहाँ पे ऑक्सीजन को काउंट करोगे, नो। फॉर्मूला में सिर्फ मोनोएटॉमिक एटम्स को काउंट करने का। ठीक है,
तो दोनों ऑक्सीजन को नहीं करेंगे। ओके, चार्ज क्या है -1, तो इसको तो हम प्लस कर लेंगे क्योंकि ये अनायन है, प्लस ए है माइनस सी है, तो 6/2 यानी कि 3 हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई sp2 ठीक है। ओके ठीक है, ऐसे ही चलो NO2 प्लस पे निकालते हैं। NO2 प्लस हाफ इंटू 5 ऑक्सीजन, अगेन डायटोमिक तो मैं इसको लूंगी नहीं, लेकिन अब पॉजिटिव चार्ज है तो मुझे इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 4/2 यानी कि 2, तो दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड। फाइन, अगला क्या है NO3 माइनस, लेट्स कैलकुलेट इट। 5 माइनस चार्ज है तो +1, सो 3, दिस इज sp2। NO2 ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी है, तो इसमें आपका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा, जो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे वो फ्रैक्शनल आएंगे, तो इसलिए इसको मत कैलकुलेट करो अभी, क्योंकि इसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रह जाता है जिसकी की पेयरिंग नहीं हो पाती। ठीक है, तो अब सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसमें होगा, जिसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है, राइट, 180 डिग्री, तो यानी कि आपका जो सही ऑप्शन है दैट इज दिस। ठीक है, तो ये पॉइंट को आप याद कर लो, नोट डाउन कर लो इसको अपनी नोटबुक में, ताकि एग्जाम के टाइम पे जल्दी रिवीजन कर पाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2017 में अगेन अ क्वेश्चन ऑन हाइब्रिडाइजेशन, आपको स्ट्रक्चर बताना है। तो इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसोस्ट्रक्चरल। एक बात बता दूं, अगर कोई कंपाउंड आइसोस्ट्रक्चरल है मतलब उस पूरे कंपाउंड में टोटल इलेक्ट्रॉन सेम है, मतलब आप दो कंपाउंड्स को देख रहे हो, जितने इलेक्ट्रॉन इस कंपाउंड में उतने ही इस कंपाउंड में हैं, ठीक है, तो उसको बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो अगर ये दोनों कंपाउंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो इनका स्ट्रक्चर भी सेम होगा, यानी कि वो आइसो स्ट्रक्चरल भी होंगे, सेम स्ट्रक्चर। ठीक है यार, ये तो बड़ा सिंपल है, राइट। अब कैसे निकालोगे कि वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं, उनके इलेक्ट्रॉन काउंट करने पड़ेंगे, है ना, तो अब सब बैठ के थोड़ी काउंट करोगे। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, तो TeI2 XeF2, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। चलो, TeI2 टेलुरियम, सोच सकते हो टेलुरियम कौन से ग्रुप में है, थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करो कौन से ग्रुप में, बिकॉज उससे चीजें बहुत सिंप्लीफाई हो जाएंगी। टेलुरियम ऑक्सीजन फैमिली में है, अगर आपको याद हो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, उससे टीपो, है ना, इसको एज अ निमोनिक याद कर सकते हो। तो ये रहा आपका टेलुरियम। ऑक्सीजन फैमिली में तो ऑक्सीजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 6 होते हैं, तो इसके भी 6 ही होंगे, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास दो चीजें, सेंट्रल एटम, सराउंडिंग एटम। अगर मुझे काउंट करने इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो ना, पूरे देखने की क्या जरूरत है, क्योंकि बॉन्डिंग तो सिर्फ बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो टेलुरियम में है कितने, 6। ओके, आयोडीन, 2 आयोडीन है, आयोडीन की वैलेंसी क्या होती है, अब देखो, आयोडीन तो सराउंडिंग एटम है, राइट, आयोडीन तो सराउंडिंग एटम है, यानी कि उससे तो बॉन्ड बनाना है, तो तुम उसकी सिर्फ वैलेंसी देख सकते हो कि वो कितने बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, उससे भी काउंट कर सकते हो। तो आयोडीन क्योंकि ये हेलोजन फैमिली का है, फ्लोरीन फ्लोरीन की फैमिली का है, तो उनकी वैलेंसी 1 होती है भाई, तो इसकी भी 1 होगी, और क्योंकि 2 है तो 2 into 1, यानी कि टोटल कितना हो गया, 6 + 2 दैट इज 8। तो इससे तुमने क्या निकाल लिया कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आफ्टर बॉन्डिंग। कैसे निकाला, सेंट्रल एटम के तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखोगे और सराउंडिंग एटम की वैलेंसी देख लो, गॉट इट। अब XeF2, चलो, सेंट्रल एटम कौन है, जिनॉन, जिनॉन भाई अपनी नोबल गैस है, तो उसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या है, सराउंडिंग है, तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 1, तो 2 into 1 यानी कि टोटल हो गई 10। तो यार ये तो मैच नहीं कर रहा, 8 10, दैट मीन्स ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो इनका स्ट्रक्चर भी एक जैसा नहीं है। ठीक है, सेम एक्सरसाइज आप सब पे करोगे। IBr2 माइनस और XeF2, यार XeF2 सब जगह ही प्रेजेंट है और हम उसके ऑलरेडी निकाल चुके, ये पता इसके 10 है, बाकियों के निकालो। IBr2 माइनस, सेंट्रल एटम कौन है, आयोडीन, आयोडीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगेन फैमिली देखो किसकी है ये, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, हेलोजन फैमिली, इनके पास होते हैं 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो सबके पास ही 7 है, तो आयोडीन के पास भी 7 है। ब्रोमीन सराउंडिंग एटम है अब यहाँ,
जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है होता है वो सेंट्रल एटम बनता है और बाकी के सराउंडिंग बनते हैं। तो आयोडीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए वो सेंट्रल एटम है, ब्रोमीन जो है वो सराउंडिंग है। तो सराउंडिंग की सिर्फ वैलेंसी देखनी होती है, तो इसकी वैलेंसी भी 1 है, तो 2 × 1। अब यहाँ एक माइनर सा चेंज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन मिला तो इसको भी काउंट कर लेंगे। तो टोटल कितना हो गया भाई 10, 7 + 2 + 1 10। तो यानी कि IBr2- एंड XeF2- बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसका मतलब भाई इनका स्ट्रक्चर भी सेम है। ठीक है, तो योर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 2। गॉट इट? चलो, वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है इलेक्ट्रॉन्स की, और कोई स्ट्रक्चर वेक्चर ड्रॉ करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ द स्पीशीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल? नॉट पूछा है भाई, तो जिनके इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है वो आइसोस्ट्रक्चरल भी नहीं है। राइट? तो अब एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, एंड आपको पता है कि आप इसका आंसर मुझे कहाँ दोगे? यू आर गोइंग टू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, और बताना कि क्वेश्चन 6 का आपका आंसर क्या आया है। ठीक है, सो लेट्स सी हु गेट्स द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया है आपका 2019 पे। तो लाइक यू कैन सी, अभी तक जितने क्वेश्चंस अपन ने देखे उसमें आप देख सकते हो कि हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन योर केमिकल बॉन्डिंग। गॉट इट? और उससे क्वेश्चन डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट इट इन योर एग्जाम। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, पहले तो इसको हाईलाइट करें, चलो। इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू PCl5। PCl5 से रिलेटेड हमें कुछ बातें बतानी है। एक्सियल PCl बॉन्ड एंड आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड। पहली बात तो यार पता होना चाहिए कि एक्सियल बॉन्ड्स क्या होते हैं और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स क्या होते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया कि क्या होते हैं? If you know them, good, you can answer this question. अगर नहीं पता तो don't worry, I'm going to tell you right now. चलो, PCl5, PCl5 सबसे पहला काम क्या करते हैं, क्योंकि ये कोवलेंट कंपाउंड है तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल के इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। चलो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करो। हाफ फॉस्फोरस सेंट्रल एटम है तो 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये नाइट्रोजन की फैमिली में आता है। क्लोरीन, क्लोरीन मोनो अटोमिक है तो 5 है तो 5। नो चार्ज तो कुछ भी आगे लिखने की जरूरत नहीं है, 10/2 दैट इज 5। तो आपकी हाइब्रिडेशन आ गई sp3d, sp3d। अब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 5 है तो एक बार देख सकते हो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे और लोन पेयर कितने होंगे। अगेन याद दिला दूं, सिग्मा बॉन्ड कैसे देखते हैं। सबसे पहले देखो मेरे पास कितने एटम है, 5। 5 सराउंडिंग एटम है तो 5 बॉन्ड बनाने की जरूरत है, और क्योंकि ये मोनोअटॉमिक है सभी तो सिर्फ 5 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं बचेगा, तो 0 लोन पेयर। 5 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, बहुत ही सिंपल। sp3d हाइब्रिडाइजेशन मतलब ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री, हम ये ऑलरेडी अभी अभी देख के आए हैं। तो इसमें 3 बॉन्ड होते हैं ट्राइगोनल प्लेनर में और 2 होते हैं अप डाउन, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। राइट, ये मैंने आपको अभी दिखाया है। अब यार वी नो कि लोन पेयर और या फिर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होती है, यानी कि यहाँ पे भी ये बॉन्ड इसको रिपेल कर रहा होगा, ये इसको रिपेल कर रहा होगा, तो सब में आपस में रिपल्शन हो रही होगी। क्वाइट ऑब्वियस है ना। अब यहाँ एंगल कितना है 120 डिग्री, यहाँ एंगल कितना है 90 डिग्री। तो यानी कि ज्यादा रिपल्शन कौन फील कर रहा होगा? ज्यादा रिपल्शन ये दोनों बॉन्ड दूर हैं बिकॉज एंगल इज 120 डिग्री, बट जो परपेंडिकुलर वाला बॉन्ड है वो 90 डिग्री पे ही है। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर वाला बॉन्ड ज्यादा फील कर रहा होगा क्योंकि ये क्लोज है, पास है ना। जितना पास होंगे सेम लाइक चार्जेस उतना ज्यादा रिपल्शन होगा। सो दिस इज फीलिंग मोर रिपल्शन। वाई मोर रिपल्शन? क्यों? क्योंकि इसका बॉन्ड एंगल छोटा है। ठीक, तो इसका मतलब 2 अलग अलग तरीके के बॉन्ड्स हैं हमारे पास। एक वो बॉन्ड्स हैं जो कि 120 डिग्री के एंगल पे, और एक वो बॉन्ड्स हैं जो कि 90 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, तो इनके अलग अलग नाम है। जो ये वाले बॉन्ड्स हैं 120 डिग्री वाले, इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल,
लाइक अर्थ को आपने देखा, उसमें सेंटर पे होता है इक्वेटर, है ना, तो ये सेंटर पे है तो इसलिए बोल रहे हैं इनको इक्वेटोरियल, ठीक है। और जो ये परपेंडिकुलर है इनको बोलते हैं हम एक्सियल बॉन्ड्स, एक्सियल बॉन्ड्स, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। तो देखो यार कितने इक्वेटोरियल है, 3 इक्वेटोरियल है। कौन कौन से, 1 2 3, ये तीनों आपके इक्वेटर की तरह है, ठीक है। तो ये 3 बॉन्ड हैं जो कि इक्वेटोरियल है, और ये जो परपेंडिकुलर हैं ये क्या है, एक्सियल, दिस वन एंड दिस वन, दे आर एक्सियल बॉन्ड्स, ठीक। इक्वेटोरियल और एक्सियल तो आइडेंटिफाई कर लिया। अब क्वेश्चन ये है, इसमें क्या पूछा है, एक्सियल पीसीएल बॉन्ड्स दे आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल पीसीएल बॉन्ड्स। मतलब ये बोल रहे हैं कि ये जो एक्सियल वाले बॉन्ड्स हैं ये लंबे होते, लॉन्गर होते देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ऐसा ट्रू है? सोचो सोचो, अभी मैंने आपको बताया कि ये यार ये ज्यादा रिपल्शन फील कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल पे है, जबकि ये और ये बॉन्ड दूर है 120 डिग्री पे। तो क्योंकि इन पे ज्यादा रिपल्शन कम लग रहा है, दे वांट कि यार किसी तरह से रिपल्शन कम हो जाए। तो अब थोड़ा सा सोचो कि कैसे इनका रिपल्शन जो है कम हो सकता है। कैसे? अगर ये दूर चले जाएं तो रिपल्शन थोड़ा कम हो जाएगा, राइट। दूर कैसे जाएंगे, ये बॉन्ड लंबा हो जाता है, ठीक है, दिस बॉन्ड गेट्स लॉन्गर, वाई, ताकि वो दूर हो जाए, इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से स्प्रेड हो जाएं तो रिपल्शन कम हो जाएगी, ठीक है। तो रिपल्शन को घटाने के लिए, रिपल्शन को कम करने के लिए थोड़ा अगर हम देखें तो एक्सियल बॉन्ड्स दे आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल। बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें तो ये दोनों एक्सियल बॉन्ड्स लंबे हैं एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। गॉट इट? फाइन। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, एक्सियल बॉन्ड्स दे आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, एग्जैक्टली करेक्ट। PCl5 मॉलिक्यूल इज नॉन रिएक्टिव, ये गलत है। क्यों नहीं है? क्योंकि इट इज रिएक्टिव, क्योंकि जो PCl बॉन्ड है, क्या इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है? यस, आप कहोगे यस मैम, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3, फॉस्फोरस की होती है 2.1, सेम एज हाइड्रोजन। तो क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, डेल्टा EN कितना है, 3 माइनस 2.1 यानी कि 0.9। तो ये नॉन रिएक्टिव तो नहीं है, रिएक्टिव है। और आप देखोगे 12th में आपने बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी भी होंगी, इफ यू हैव कंप्लीटेड योर 12th, कि PCl5 को एज अ रिएजेंट यूज किया जाता है बहुत सारी रिएक्शंस में, है ना, जहां क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन करना होता है। तो PCl5 रिएक्टिव है तभी तो यूज कर रहे हैं, ओके। So this is wrong, but बाकी देख लेते हैं पहले। 3 equatorial PCl bonds make an angle of 120 degree with each other. Yes, equatorial bonds के बीच में एंगल कितना है, 120. 2 axial PCl bonds make an angle of 180 degree with each other. मतलब इस बॉन्ड के साथ क्या एंगल है, ये कितना एंगल है, 180, 180, ठीक है। तो ये भी सही है, इसका मतलब ऑप्शन 2 इज इनकरेक्ट। तो मतलब ऑप्शंस ऐसे हैं यार, अगर तुम्हें ये नहीं भी पता तो बाकियों को चेक कर लो, वो सही है तो इसका मतलब यही गलत है, ठीक है। चलो, इफ यू डोंट नो दिस, नोट इट डाउन इन योर नोटबुक, द रीजन व्हाई दे आर लॉन्गर, दैट आल्सो फाइन। एंड दिस इज द केस ओनली विद इर्रेगुलर ज्योमेट्रीज, जिसमें कि 2 अलग अलग बॉन्ड एंगल्स होंगे, वहां इक्वेटोरियल एक्सियल आएगा। अगर रेगुलर है, मतलब सभी बॉन्ड्स इक्वल हैं, तो वहां पे इक्वेटोरियल एक्सियल ऐसा कुछ भी नहीं होता, वहां पे सब बॉन्ड लेंथ्स, सब बॉन्ड एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड लास्ट ईयर। तो देखो क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव जीरो डाइपोल मूवमेंट। काफी सारे मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं यार। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट पहले तो अपने दिमाग में ये थोड़ा सा सेटअप करो, क्या होता है। आप ये कहते हो कि डाइपोल मूवमेंट मैम एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका कुछ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है, ठीक है, दिस इज करेक्ट डेफिनेशन है ये तो। लेकिन एक्चुअल में डाइपोल मूवमेंट आप कैसे देखते हो? आप ये कहते हो कि अगर कोई एक बॉन्ड है, उसमें 2 एटम्स हैं, उन दोनों एटम्स में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मतलब एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे से डिफरेंट है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। तो क्या होगा
ये बॉन्ड पोलराइज हो जाएगा। पोलराइज मतलब सपोज बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ए से, बी ज्यादा है ए से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो बी क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। जब वो अपनी तरफ खींचेगा तो बी पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, ए पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो नेगेटिव चार्ज आता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले पे, क्योंकि इसने खींच लिया। अब क्योंकि ये बॉन्ड पोलराइज हो गया, पोलराइजेशन मतलब डेवलपमेंट ऑफ दीज चार्जेस, कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स का। तो अब आप देख सकते हो कि यस, क्योंकि अब पार्शियल चार्जेस डेवलप हो गए हैं बॉन्ड में, तो इस बॉन्ड का कुछ डाइपोल है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ डाइपोल मूवमेंट। तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट कहां से होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से आप डाइपोल मूवमेंट निकालते हो विच इज गिवन एज म्यू। अब आपको बहुत सारे कंपाउंड दिए हुए, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, बेरिलियम डाइफ्लोराइड। अब ऐसे करने बैठोगे तो आपको इस क्वेश्चन में 5 मिनट लग जाएंगे। इस क्वेश्चन को करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले आप शांति से आराम से बैठ के ऑप्शंस देखो। ठीक है यार, पहले वाले में क्या है, वाटर है, बाकी सब भी हैं। अगर आपने ये पढ़ा है वाटर, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, बहुत जगह पढ़ा है ये, पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। पोलर कहाँ से आया ये वर्ड, पोलर कहाँ से आया, पोलर तब आया अगर पूरे मॉलिक्यूल का डाइपोल मूवमेंट 0 होता है तो हम उस मॉलिक्यूल को बोलते हैं नॉन पोलर। वो कोवलेंट मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। लेकिन अगर नेट मूवमेंट 0 नहीं है, इसका मतलब वो पोलर है, यहां से आया। तो अगर भाई वाटर पोलर है तो उसका डाइपोल मूवमेंट तो 0 हो ही नहीं सकता, तभी तो वो पोलर है, राइट। तो इसका मतलब वाटर तो आपका, जिसमें वाटर है वो तो सही नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। और कहाँ है भाई वाटर, यहां भी है, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन 1, ऑप्शन 3, 4 में भी देख लो, वहां भी नहीं है। तो ऑप्शन 1 और 3 तो नहीं हो सकते। ठीक है, आपको मैं दिखा देती हूँ हाउ डू यू डू इट। वाटर है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। हाइब्रिडाइजेशन इसके निकाल ली आपने, sp3 होती है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो 2 बॉन्ड बनाए वाटर ने हाइड्रोजन के साथ और 2 लोन पेयर आ गए। ठीक है, अब डाइपोल मूवमेंट देखेंगे। क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे डेल्टा नेगेटिव आया, इस पे डेल्टा पॉजिटिव आया। तो डाइपोल की डायरेक्शन क्या हो गई, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो और ऊपर लोन पेयर है तो लोन पेयर्स की तरफ भी डाइपोल मूवमेंट जाएंगे। ठीक है, लोन पेयर्स की तरफ जाते हैं डाइपोल मूवमेंट, ओके, दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स लोन पेयर। अब अगर आप देखो सभी डाइपोल मूवमेंट्स दे आर गोइंग अपवर्ड्स, दैट मींस नेट एडिशन हो जाएगा, तो म्यू नेट 0 तो नहीं है, इसका मतलब ये पोलर है। ठीक है, इसलिए 1 और 3 तो नहीं हो सकता। अब देखते हैं, ठीक है, 2 बचा और 4 बचा। 2 में अब देखो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड दोनों में है, तो उसको देखने की जरूरत ही नहीं है। बेरिलियम डाइफ्लोराइड है, इधर हाइड्रोजन फ्लोराइड है, दोनों को देख लो। ठीक है, बेरिलियम डाइफ्लोराइड मतलब BeF2 और हाइड्रोजन फ्लोराइड मतलब HF। तो यार इसमें सिंगल बॉन्ड है, पहले इसमें देख लेते हैं। HF कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन, तो इस पे डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन कम है तो डेल्टा पॉजिटिव, इधर से इधर डाइपोल है, तो इसका नेट डाइपोल मूवमेंट तो यार 0 नहीं है। ठीक है, म्यू नेट नॉन 0, तो अगर इसका डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं है तो ये तो नहीं हो सकता, इसका मतलब क्लियरली ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, अदरवाइज आप बाकियों के निकाल के देख लो, तो यू विल गेट द राइट आंसर। ठीक है, व्हाट यू नीड टू डू, अगर आपको जब भी डाइपोल मूवमेंट चेक करना है, सबसे पहले उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। सबसे पहले आपको उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, फिर देखना है कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन है कौन कम, ताकि आप डाइपोल मूवमेंट्स ड्रॉ कर सको। ठीक है, डायरेक्शन देख सको डाइपोल मूवमेंट्स की, और फिर नेट एडिशन कर लो कि कहाँ जा रहे हैं डाइपोल्स, उसके हिसाब से क्या आना चाहिए म्यू नेट। ठीक है, अगर 0 आया मतलब मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, अगर नॉन 0 आया तो मतलब मॉलिक्यूल पोलर है। तो यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन पूछने की जगह कि 0 डाइपोल मूवमेंट है, ये भी पूछ सकती थी कि कौन नॉन पोलर है, क्योंकि मतलब वही है, जीरो डाइपोल मूवमेंट या नॉन पोलर एक ही बात है। ठीक,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। अब यहाँ उल्टा है, अब आपको देखना है सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किस में आएगा। ठीक है, तो अगेन क्योंकि कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हो तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है एंड यू आर गोइंग टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि ये इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, 1 2 3 4 विच शुड बी द राइट ऑप्शन एज पर यू। ठीक है, चलो बताना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर मॉलिक्यूल। पोलर, अगर मुझसे पोलर पूछ रहा मतलब अब मुझसे क्या पूछ रहा है, म्यू नेट नॉन जीरो किसमें, इनमें से किसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। तो वो भी अगेन आप देखोगे और आप मुझे अपना आंसर बताओगे, होमवर्क। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट ही नहीं करता यार, ये मॉलिक्यूल होना ही नहीं चाहिए। C2O2, हीलियम 2 और लिथियम 2। अब 2020 का ये सवाल है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी इसमें लगानी है, साफ साफ दिख रहा है। नहीं दिख रहा तो मैं बताती हूँ कैसे दिखना है, क्योंकि सभी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है और बहुत ही अजीब से मॉलिक्यूल। C2 जो कि हमने आज तक कभी नहीं देखा, C2 वो किस में होता है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में ही देखने को मिलता है। ठीक है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपने सिर्फ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को पढ़ा है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखी है, बॉन्ड ऑर्डर निकाला है, राइट। तो ये उसका क्वेश्चन है। अगेन लाइक हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी भी एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम योर केमिकल बॉन्डिंग। तो इन दोनों टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करके जाना अपने नीट के लिए। कौन सा नहीं एग्जिस्ट करता यार, एक तो तरीका है कि आप कॉन्फ़िगरेशन लिखो, दूसरा सिंपल सा तरीका ये है कि हीलियम तो भाई नोबल गैस है, हीलियम नोबल गैस है जो कि किसी के साथ बॉन्ड बनाना नहीं चाहती, वो तो अकेले ही खुश है, उसको जरूरत ही क्या है बॉन्ड बनाने की, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इसका मतलब He2 तो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसको जरूरत ही नहीं दूसरे हीलियम के पास जाके बॉन्ड बनाने की, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब यही सही ऑप्शन है। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आप सबकी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो और फिर चेक कर सकते हो। Okay, next question. Which of the following diatomic molecular species has only pi bonds according to MOT? MOT के अकॉर्डिंग किसमें सिर्फ पाई बॉन्ड्स है, मतलब सिग्मा बॉन्ड नहीं है। और देखो ये 2019, तो 20 में भी आया, 19 में भी आया। ओके, चलो अब देखते हैं यार, अब तो लिखनी पड़ेगी। C2, सबसे पहले एक बार याद कर लेते कि कॉन्फ़िगरेशन होती कैसी है मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग। सबसे पहले ऑफबाउ कहता है कि आप सबसे लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन भरोगे, फिर आप हायर में जाओगे। और मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती है कि भाई अब एटॉमिक ऑर्बिटल जैसा कुछ नहीं होता, अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिला के बना लेते हैं मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। तो जब एक मॉलिक्यूल बन जाता है, उस मॉलिक्यूल में मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें कि इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, और दो तरह के मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग स्टेबल होते हैं और एंटी बॉन्डिंग अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, कैसे भरना है, एनर्जी ऑर्डर उसने दिया, पहले आप सिग्मा 1s में भरोगे, एक ऑर्बिटल में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, फिर सिग्मा 1s स्टार भरोगे, फिर सिग्मा 2s, देन सिग्मा स्टार 2s, देन पाई 2px, पाई 2py, ये दोनों बराबर एनर्जी के हैं और इधर जाते जाते एनर्जी बढ़ रही है, ये दोनों बराबर एनर्जी के हैं। फिर सिग्मा 2pz, देन पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड देन सिग्मा स्टार 2pz। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वल एनर्जी? इक्वल एनर्जी मतलब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, मतलब दोनों की एनर्जी बराबर है। ठीक है, अब इसके लिए आपने इलेक्ट्रॉन फिलिंग में एक रूल पढ़ा था जो कि दिया था हुन साहब ने। उन्होंने कहा कि अगर भाई बराबर एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, जैसे कि 2p में 3 इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं, इनमें आप इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे? उन्होंने कहा कि पहले तो एक काम करो, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो। ठीक है, जब सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, मतलब जब सभी हाफ फिल हो जाए, उसके बाद आप पेयरिंग करो, उसके बाद आप पेयरिंग करो। ऐसा क्यों कहा? ताकि रिपल्शन कम से कम हो, एक्सचेंज एनर्जी सबसे ज्यादा हो, इसीलिए। ठीक है, तो यहां भी आपको, क्योंकि ये इक्वल एनर्जी के हैं और
इलेक्ट्रॉन फिलिंग के सारे रूल लग रहे हैं, ऑफ बाउ लग रहा है, पॉली लग रहा है कि ऑपोजिट स्पिन से रखना है आपको इलेक्ट्रॉन को, हुंच भी लग रहा है कि आप जब इनमें इलेक्ट्रॉन भरोगे तो पहले दोनों में एक एक भरोगे और फिर पेयरिंग करोगे। फाइन, चलो अब भरते हैं C2 में। शुरू करें। C2 पहले क्या करो, काउंट कर लो भाई कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो कार्बन में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 कार्बन है तो 12 इलेक्ट्रॉन भरने। सबसे पहले सिग्मा 1s2, देन सिग्मा 2, सिग्मा 1s स्टार 2, फिर सिग्मा 2s2, देन सिग्मा स्टार 2s2। कितने भर लिए? 8। देन पाई 2px, पाई 2py, इसमें 1 2, कितने हो गए? 10 11 12 भरे गए, टोटल 12। तो यहां तक मैंने टोटल 12 भर लिए। ओके, अब मुझे बताना किसमें पाई बॉन्ड ही है। उसके लिए पहले आप देखो कितने बॉन्ड है C2 में, तो यानी कि हम निकालेंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने आपने बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में भरे माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने आपने एंटी बॉन्डिंग में भरे। तो देखो यार, बॉन्डिंग में कितने भरे? यहां 2 2 4 4 और इसके अलावा 2 6 6 एंड 2 8, तो 8। एंटी बॉन्डिंग में कितने भरे? 1 2 2 4, तो आपने टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स भरे एंटी बॉन्डिंग में, तो बॉन्ड ऑर्डर आया 4/2 यानी कि 2। यानी कि C2 में 2 बॉन्ड हैं। ये क्या बता रहा है? 2 बॉन्ड्स। ये बता रहा है कि C2 में 2 बॉन्ड्स हैं, 2 बॉन्ड्स हैं। ठीक है, समझ गए। अब ये बॉन्ड सिग्मा है या पाई, ये कैसे पता चलता है? ये सर पता चलता है आपको, इन्होंने आखिरी में कौन से ऑर्बिटल्स भरे हैं उससे आप डिसाइड करते हो। ठीक है, अगर एक ही बॉन्ड है तो आखिरी वाले ऑर्बिटल को देख लो, अगर 2 हैं तो आखिरी के 2 ऑर्बिटल्स को देख लो, 3 हैं तो आखिरी के 3 ऑर्बिटल्स को देख लो, वही बॉन्ड बनाए। ठीक है, तो अगर C2 में 2 ही बॉन्ड बने तो मैं 2 ऑर्बिटल को चेक करती हूँ। सबसे आखिरी में ये भरा गया, उसके बाद ये भरा गया, दोनों कौन से हैं? पाई बॉन्ड, दोनों ही पाई बॉन्ड है। इसका मतलब ये दोनों बॉन्ड एमओटी के हिसाब से पाई बॉन्ड है, कोई सिग्मा बॉन्ड नहीं है। ठीक है, तो एमओटी थोड़ा सा अलग है बीबीटी से, तो आपका जो सही ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन 1। ओके फाइन, सो दिस वे यू हैव टू राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर आप उससे चेक करोगे कि कितने पाई बॉन्ड है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, या बॉन्ड ऑर्डर क्या है। ओके, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन जिसमें आपको बताना है हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। अगेन दिस वाज आस्क्ड इन 2018, तो 20 19 18 तीनों में के क्वेश्चन फ्रॉम एमओटी। तो आई होप नाउ यू कैन डू इट, यू नो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिखो, मजे करो। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है एंड यू कैन शेयर योर आंसर विद अस इन द कमेंट सेक्शन। बताओ आपका आंसर क्या आ रहा है, so that I too get a feel कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है या नहीं। ठीक है, so do share your answer with me। चलो next, which one of the following pair of species have the same bond order? same bond order का मतलब है same number of bonds, same number of bonds बना रहे हैं। ये तो मतलब है 2017 का 20 19 18 17 चारों में एक क्वेश्चन है, तो ये मान के चलो कि हो सकता है 21 में भी आए, तो करके जाओ यार। सेम नंबर ऑफ बॉन्ड्स है। अब यार एक तो तरीका है कि आप सबका बॉन्ड ऑर्डर निकालो अपने फॉर्मूला से, हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। मैं एक और सिंपल सा तरीका आपको बताती हूँ, सिर्फ टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो, टोटल इलेक्ट्रॉन्स पूरे मॉलिक्यूल में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर टोटल इलेक्ट्रॉन सेम है तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी, कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी तो फिर आपका बॉन्ड ऑर्डर भी तो सेम आएगा ना, राइट। सेम तरीके से तो इलेक्ट्रॉन भरोगे, सिग्मा 1 है स्टार, फिर सिग्मा 2s। अगर इलेक्ट्रॉन सेम है, सेम तरीके से इलेक्ट्रॉन्स भरोगे तो बॉन्ड ऑर्डर भी तो सेम आएगा। करते हैं। O2 में ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते तो O2 में होगा 16। NO प्लस नाइट्रोजन में होते हैं 7, ऑक्सीजन में है 8 और प्लस यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो -1 यानी कि होगा ये 14। ये दोनों तो नहीं है। ठीक है, कार्बन, ठीक है, देखते हैं इसमें कितने कार्बन में होते हैं 6, नाइट्रोजन में 7 प्लस 1 यानी कि हो गए 14। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन में है 6, ऑक्सीजन में है 8 यानी कि 14, तो ये आपका सही आंसर है।
ऑप्शन टू। ठीक है, तो अलॉन्ग विद प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस यू नीड टू नो किस क्वेश्चन को किस और तरीके से कैसे करना चाहिए, ताकि आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके पता चले क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ठीक है, सो नाउ from chemical bonding cover your hybridization, cover your molecular orbital theory thoroughly, मतलब उसमें से कुछ भी चीज मत छोड़ना। ठीक है, along with that I'll also suggest dipole moment or Fazan rule, ये भी कर लो। चलो, so now in next session I'm going to share questions on gaseous state. So I hope you are revising your whole syllabus along with me and you're solving questions. So keep working hard and all the best.